स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और वो एंजाइम में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। देखो ये टॉपिक काफी बड़ा है, परंतु आज हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे टच करूंगा। आप बस वीडियो को पूरा ढंग से देखना, कोई समस्या इस वीडियो में नहीं आएगी आपके। देखो यहाँ पर अगर एंजाइम की क्रियाविधि, इसका मतलब ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट पर किस प्रकार कार्य करता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इसकी मैकेनिज्म कहलाता है। इसका मतलब कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के द्वारा किस प्रकार प्रोडक्ट में बदला जाता है, ये क्या है? इसकी मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो मेथड दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है सक्रियण ऊर्जा में कमी। क्या है? सक्रियण ऊर्जा में कमी, ठीक। और सेकंड मेथड है ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण। क्या है? दो मेथड हैं, एक तो सक्रियण ऊर्जा में कमी और एक है ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण। अब यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा के द्वारा अलग तरीके से एंजाइम के मैकेनिज्म को समझाया गया है, जबकि ईएस कॉम्प्लेक्स के द्वारा किस प्रकार एंजाइम की का आपके पास में जो प्रोसेस होता है मैकेनिज्म का वो किस प्रकार होता है, ये ईएस कॉम्प्लेक्स के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में सक्रियण ऊर्जा में कमी के द्वारा किस प्रकार हम यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को समझा सकते हैं। देखो ध्यान से समझना। क्या होता है कि आपके पास में सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, ये क्या प्रोडक्ट में बदलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबस्ट्रेट है उसका एनर्जी लेवल आपके पास में क्या होता है? हाई होता है। एनर्जी लेवल क्या है? हाई। और जबकि जो प्रोडक्ट बनता है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? कम। तो ये हाई एनर्जी लेवल से किस में टूटता है? लो एनर्जी लेवल में टूटता है। परंतु यहाँ पर ये प्रोसेस जो होता है ये आसानी से संभव नहीं हो पाता है। देखना, देखो कि यहाँ पे मैं डायग्राम से समझाता हूं। मैंने कहा आपके पास में ये आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट के अणु हैं। ये क्या है? सबस्ट्रेट है के अणु हैं। अब सबस्ट्रेट के अणु आपके पास में टूटते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। किसमें टूटते हैं? प्रोडक्ट में। या इन सब अणुओं से बनता है प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो ये बना आपके पास में, क्या बना? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल क्या होता है? कम होता है। ये बात समझ में आ गई? ये सबस्ट्रेट है, ऊपर लिखा है एनर्जी लेवल ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है। पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रोसेस ऐसे हो जाए। मैंने कहा इनके बीच में कोई न कोई प्रोसेस होता है या इनमें कोई न कोई अंतर क्रिया होती है जिसके द्वारा किसमें बदलता है? प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर इस एंजाइम, इस सबस्ट्रेट को, जो आपके पास में सबस्ट्रेट है, इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के एनर्जी अवरोध को पार करना पड़ता है। ये एनर्जी अवरोध है। ये क्या है? एनर्जी अवरोध है या ऊर्जा अवरोध है आपके पास में। ये ऊर्जा अवरोध हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब बदल सकता है जब ये इसको कंप्लीट करे या इसको पार करे। अब इसको पार करने के लिए, इस अवरोध के विपरीत या इस अवरोध को पार करने के लिए या इस रुकावट को पार करने के लिए एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है। क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। इसका मतलब जो क्रियाकारक या सबस्ट्रेट के अणु के बीच में ऊर्जा अवरोध था उसको निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष प्रकार या विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा। अब यहाँ पे ये कहूं, दूसरी डेफिनेशन बोलूं मैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो मैंने कहा इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक विशेष एनर्जी की आवश्यकता है और वही क्या है? सक्रियण ऊर्जा। तो दोनों तरफ से देख सकते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, सक्रियण ऊर्जा। क्या मैंने कहा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। उस ऊर्जा अवरोध को निष्क्रिय करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या है? सक्रियण ऊर्जा।
अब ये क्या कह रहा है, सक्रियण ऊर्जा में कमी करता है। एंजाइम क्या का काम क्या है, सक्रियण ऊर्जा में कमी करना। तो इसका मतलब ये है कि मैंने कहा ये सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट है, इसका एनर्जी लेवल इसके बराबर ही है, और मैंने कहा प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल वही है, तो ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है यहां पे वही है, ठीक। परंतु एंजाइम की प्रेजेंस, ये बिना एंजाइम, यहां पर एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, परंतु मैं यहां पर एंजाइम को यूज करूं तो इस सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। जो ऊर्जा अवरोध था या उसमें सक्रियण ऊर्जा की जो आवश्यकता थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। किसकी वजह से, एंजाइम की प्रेजेंसी। अगर मैं कहूं यहां पर एंजाइम की उपस्थिति में क्या हुआ, इसकी सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे रिएक्शन जो होती है वो आसानी से हो जाती है और आगे प्रोसेस कंप्लीट प्रोडक्ट में बदल जाता है जो आपका सबस्ट्रेट है। तो ओनली एंजाइम का मैकेनिज्म, ये सक्रियण ऊर्जा की कंपनी का जो तर्क दिया है वो ये है कि यहाँ पे केवल ये जो सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी है इसको कम करने का काम कौन करता है, एंजाइम। अगर यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है, और एंजाइम है तो फिर सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम, और आसानी से जो आपके पास में सबस्ट्रेट होता है वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये पहला आपके पास में जो मत दिया था वो सक्रियण ऊर्जा में कमी, और दूसरा जो आपके पास में इम्पोर्टेंट मत आता है या उसके अनुसार भी क्रियाविधि को समझाया जाता है। और बी पॉइंट आपको पता है कौन सा अपना, ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण, ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण। देखो समझो, ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण मैं कहूंगा ई का मतलब आपको पता लग गया अब तो, इसका मतलब क्या है, एंजाइम, एस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट, क्या है, सबस्ट्रेट। तो यहां पर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। ये कहते हैं कि जब एक मैकेनिज्म होती है, एंजाइम के प्रेजेंस में कोई भी क्रिया होती है तो उस समय ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है जो बाद में प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि यहां पर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट लिया आपने, और ये आपके पास में क्या होता है, ईएस कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास में क्या होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो बना है या एंजाइम क्रियाधार संकुल जो बना है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होता है तो तुरंत ही क्या होता है, ये एंजाइम तो वापिस मुक्त हो जाएगा क्रिया का अंत में, और ये किसमें बदल जाता है, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट में। तो आप ही कहेंगे कि ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ जो अस्थायी था, तुरंत किसमें टूट गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। तो ये आपके पास में ईएस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के हिसाब से। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए हैं। एक तो सिद्धांत आता है ताला चाबी सिद्धांत। क्या है, ताला चाबी सिद्धांत। और एक आता है आपके पास में प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो दो सिद्धांत दिए हैं, एक तो तालाचाबी सिद्धांत और एक प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दोनों ही किसके द्वारा समझाते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होता है इसको समझाएंगे अपन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं तालाचाबी सिद्धांत। होता क्या है इसको मैं एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा और इजी गोइंग समझ लेंगे हम। देखो पहला जो आपके पास सिद्धांत है ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी। सबसे पहले तो उन महोदय का नाम बताएंगे जिन्होंने ये दिया है, तो वह है एमिल फिशर। किसने बताया है, एमिल फिशर ने दिया। अब देखो कंपटीशन में क्वेश्चन क्या आता है, यहां पर पहला क्वेश्चन ये बनता है लॉक एंड की। ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार एक विशेष प्रकार का ताला एक विशेष प्रकार की जो चाबी होती है उससे ही अटैच हो सकता है,
तो आपके पास में सेम ही कंडीशन किसकी है, सबस्ट्रेट और एंजाइम की है। इसका मतलब एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच हो जाता है और यही एंजाइम की क्या है, विशिष्टता है, इसको शो करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अपनी जो इस बार की जो बुक आई राजस्थान बोर्ड की, उसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक में है, तो यहाँ पे मैं इसको सही करके बताता हूं आपको कि लोग कौन है इसमें, एंजाइम या सबस्ट्रेट। तो मैं यहाँ पे लोग कौन है कि एंजाइम है, लोग के कौन है, एंजाइम। एंजाइम को लोक मानना है और की को क्या मानना है, सबस्ट्रेट मानना है। क्या मानना है, सबस्ट्रेट। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक एंड की थ्योरी में एंजाइम को माना गया है, तो आप क्या मानेंगे, लोक। सबस्ट्रेट को माना गया है कि। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक विशेष प्रकार का लोक एक विशेष प्रकार की के साथ ही अटैच हो सकता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ ही क्या होगा, अटैच होगा या क्रियाधार के साथ अटैच होगा और क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये ईएस कॉम्प्लेक्स अस्थायी होने के कारण किसमें टूट जाएगा, प्रोडक्ट। परंतु इस एंजाइम इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि ये सिद्धांत ये कहता है, एमिल फिशर ये कहते हैं, एंजाइम के जो सक्रिय सिरे हैं, सक्रिय सिरे, एक्टिव साइट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट जो है वह दृढ़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंजाइम के सक्रिय सिरे कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब अगर बाय द वे जो सबस्ट्रेट है उसके सक्रिय सिरों के साथ में एंजाइम सबस्ट्रेट सक्रिय सिरों के साथ एंजाइम के नहीं जुड़ पा रहा है, तो फिर वो दोनों आपस में क्रिया नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो एंजाइम के सक्रिय सिरे को क्या मान रहे हैं, दृढ़ मान रहे हैं। अब देखो मैं डायग्राम से समझा देता हूं कि ये बाय द वे आपके पास में कोई एंजाइम है। इस प्रकार अपन हल्का सा डायग्राम बना देते हैं, कैसा भी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ आउट कर सकते हैं। ये मैंने क्या माना है, एंजाइम माना है। क्या माना है, एंजाइम। और मैं की भी बना देता हूं। देखो तो यहाँ पे आपके पास में ये कोई की है, ये कोई आपके पास में की है और की को क्या माना है, सबस्ट्रेट। क्या माना है, सबस्ट्रेट। ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि अब ये दोनों क्या बनाएंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखेंगे एंजाइम क्रियाधार, ये एंजाइम को ऐसा कैसा ही ड्रॉ कर देंगे अपन। ठीक। और यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार कर देता हूं, चाबी को थोड़ा सा जो हाईलाइट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये चाबी जो है या की है जो है ये इसके सक्रिय सिरों के साथ में अटैच हो जाती है। इसके साथ में अटैच हो गई एंजाइम के सिर। तो ये बना क्या बना, ईएस कॉम्प्लेक्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, ईएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अस्थायी। ये जो बना अस्थायी है तो ये आपके पास में तुरंत ही किसमें टूट जाएगा, वापिस एंजाइम। और ये आपके पास में एंजाइम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा पहले था एंजाइम वैसा का वैसा रहेगा। और साथ में क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये आपके पास में सबस्ट्रेट टूट गया दो भागों में। किसमें टूट गया, दो भागों में सबस्ट्रेट टूटता है, तो ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंजाइम के सिरे दृढ़ हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ सकता है तभी ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण बनेगा। और ईएस कॉम्प्लेक्स अस्थायी है, जिससे क्या होगा, एंजाइम अक्रिया के अंत में अलग हो जाता है उसी फॉर्म में जैसा लिया था, और बाद में ये जो सबस्ट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये है ताला चाबी सिद्धांत। दो महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, एंजाइम क्या माना गया है, सबस्ट्रेट क्या माना गया है, और साथ में सक्रिय सिरे कैसे होते हैं, दृढ़। और सक्रिय सिरे वही है, एंजाइम में कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्थल होते हैं जिनसे सबस्ट्रेट जुड़ता है, वो एंजाइम के क्या कहलाएंगे, सक्रिय सिरे कहलाएंगे। अब बात आती है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत जो है प्रेरित आसंजन
सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत की बात की जाती है तो सबसे पहले उन महोदय का नाम आएगा जिन्होंने ये दिया है। वो कौन है? कोसलैंड। कौन किसने दिया है? कोसलैंड। तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत किसने दिया है? कोसलैंड ने। इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं हाथ के दस्तानों का सिद्धांत। हाथ के दस्तानों का सिद्धांत। क्या मानेंगे? हाथ के दस्तानों सिद्धांत। ये कहते हैं एमिल पीसर के अनुसार ही बतायोनियस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, परंतु ये कहते हैं कि एंजाइम के जो सक्रिय सिरे होते हैं, जो सक्रिय सिरे हैं वह दृढ़ नहीं होता है, दृढ़ नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन होता है। तो ये कहते हैं कि एंजाइम के सक्रिय सिरे दृढ़ नहीं है, उनमें थोड़ा सा लचीलापन होता है। जैसे हाथ के दस्ताने होते हैं, हाथ के दस्तानों की शेप अलग होती है, पर जैसे अपने हाथों में पहनते हैं उनकी शेप क्या हो जाती है? अपनी अंगुली के अनुसार हो जाती है। तो यही कहते हैं कि जब किसी एंजाइम के संपर्क में सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम के सक्रिय सिरों में थोड़ा सा क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है। ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, हल्का सा उनमें परिवर्तन हो सकता है और उसके बाद में क्या होता है? ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और ईएस कॉम्प्लेक्स में टूट जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूट जाता है। देखो एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने कहा आपके पास में ये कोई एंजाइम है जिसके सक्रिय सिरे कुछ इस तरह के हैं। ये सक्रिय सिरे इस प्रकार के हैं, ठीक है। मैंने कहा एक्टिव साइट है जहां से जुड़ेगा। अब ये एंजाइम है, मैंने कहा ये आपके पास में क्या है कि ये कोई आपके पास में सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट। और ये क्या है? एंजाइम। अब ये कह रहे हैं अपन देखो यहाँ पे ये सेम मैच नहीं हो रहे हैं। लोके की थ्योरी के अनुसार तो ये दोनों अटैच ही नहीं होना चाहिए, पर ये कहते हैं कि जैसे ये सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है तो इसके सक्रिय सिरों में थोड़ा सा क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने के बाद में यहाँ मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। और ईएस कॉम्प्लेक्स अस्थायी है। क्या है? अस्थायी, जो बाद में टूट जाएगा किसमें? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। किसमें टूट जाएगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ कहेंगे कि लोकेंड की थ्योरी के अनुसार तो ये अटैच नहीं होना चाहिए, फिर भी क्या होता है? इस प्रेरित आसंजन के अनुसार क्या होता है? इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है और ये ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेंगे और जो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो ये प्रेरित आसंजन सिद्धांत है। आई थिंक सभी को एंजाइमिक क्रियाविधि समझ में आई होगी। इजी गोइंग मैंने समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।